वेलकम बैक। मेरा नाम है प्रखर। तो अब हम आज क्लास 10th की मैथ्स को आगे बढ़ाते हैं। हमने फर्स्ट वीडियो में यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक्स और कुछ क्वेश्चंस आते हैं प्रूव रूट 2 टू बी इर्रेशनल, प्रूव रूट 3 टू बी इर्रेशनल, उसके ऊपर भी आज हम डिस्कशन करेंगे। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल का आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि आप आने वाली हर वीडियो के अपडेट्स जान पाएँ। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक्स, ये क्या चीज़ है? इसके हिसाब से एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स मतलब जो खुद से और 1 से डिविजिबल हो, बस जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हों, उनको कहते हैं प्राइम नंबर। देयर डिकम्पोजिशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ प्राइम फैक्टर। मतलब हर कॉम्पोजिट नंबर का डिकम्पोजिशन मतलब उसको प्राइम फैक्टर्स में बांटना, प्राइम फैक्टर्स के रूप में लिखना, जैसे ये लिखा हुआ है। ओके, उसका हर नंबर का डिकम्पोजिशन यूनिक होता है, लेकिन प्राइम फैक्टर्स का ऑर्डर सेम हो सकता है। जैसे अगर मैं 4 का डिकम्पोजिशन करूं तो वो आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, और जैसे हमने एग्जांपल दे रखा है 12600, इसका डिकम्पोजिशन करने पर आ रहा है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, ऐसे सो ऑन है। तो उसमें भी 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 आ रहा था और इसमें भी 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 आ रहा है। मतलब ऑर्डर सेम हो सकता है लेकिन डिकम्पोजिशन हमेशा यूनिक होगा हर नंबर का। ओके, देयर इज अ यूनिक डिकम्पोजिशन एंड इज ओनली एंड ओनली ऑफ 12600। मतलब ये जो डिकम्पोजिशन है ये सिर्फ और सिर्फ किस नंबर का है? 12600 का। बट द ऑर्डर ऑफ द प्राइम्स अकरिंग मे नॉट बी यूनिक। ओके, ऐसा हो सकता है कि प्राइम्स का ऑर्डर यूनिक ना हो। अब HCF LCM क्या होते हैं? HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। LCM होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, तो HCF होता है प्रोडक्ट ऑफ लीस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स। HCF में कॉमन फैक्टर्स की लीस्ट पावर। ओके, वहीं LCM में अगर देखें तो LCM इज द हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल द फैक्टर्स, सारे फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर, उसे क्या कहते हैं? LCM। और कॉमन फैक्टर्स की लीस्ट पावर, उसे क्या कहते हैं? HCF। जैसे फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 12 एंड 18। तो 12 का डिकम्पोजिशन करेंगे तो क्या आएगा? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। ओके, 18 का डिकम्पोजिशन किया तो क्या आया? 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो LCM की अगर बात करें तो LCM होता है हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल द फैक्टर्स। तो यहाँ पर 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? 12 में देखा जाए तो 2 की हाईएस्ट पावर है 2। 18 में 2 की पावर है 1, मतलब 12 में है 2 की हाईएस्ट पावर। ओके, 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? 2, मतलब 2 2 बार मल्टीप्लाई। फिर 3 की हाईएस्ट पावर क्या है? वो 18 में देखते हैं। 18 में 3 की हाईएस्ट पावर है 2 और 12 में 3 की पावर है 1। ओके, तो 3 की हाईएस्ट पावर क्या है? 2। तो 2 की हाईएस्ट पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 की हाईएस्ट पावर 2। तो 2 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 रेज टू द पावर 2, मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। ओके, HCF देखें तो दोनों में 12 में 3 की जैसे कॉमन फैक्टर्स क्या है? 2 और 3। तो 2 की लीस्ट पावर क्या है? 1, एक बार तो आ ही रहा होगा, और 3 की लीस्ट पावर वैसे क्या है? 1। ओके, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 क्या आ जाएगा? 6। ओके, तो LCM हमारा आया 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, मतलब 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। LCM आया 36। ओके, और HCF आया हमारा 6।
तो इससे एक और रिलेशन होता है कि HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। मतलब 12 और 18 को मल्टीप्लाई करने पर जो प्रोडक्ट आएगा, जो नंबर आएगा, वही नंबर होगा जो दोनों के LCM और HCF को मल्टीप्लाई करने पर आएगा। ओके, यहाँ तक कोई डाउट? अगर हो तो कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स हमेशा खुला है। कोई भी सजेशन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, वहाँ पर जाके आप आराम से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये थ्योरी बहुत काम की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। आ गया प्रूफ ऑफ इर्रेशनैलिटी। हमने रियल नंबर स्टार्ट करने से पहले पढ़ा था रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, याद है कुछ? रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको P बाय Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ओके, जहां पर Q क्या ना हो, 0, नहीं तो फिर P बाय Q कोई नंबर ही नहीं रह जाएगा। ओके, P और Q दोनों को इंटीजर होना पड़ेगा और P और Q को दोनों को को-प्राइम्स होना पड़ेगा। मतलब कोई भी ऐसा नंबर ना हो जो दोनों को एक साथ काटता हो, ओके, एक साथ डिवाइड करता हो। तो थ्योरम है, इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P डिवाइड्स A ऑल्सो। इसको भी हम फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक्स में ही लेते हैं इस थ्योरम को। तो थ्योरम क्या है, अगर P A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो P A को भी डिवाइड करेगा। चेक करते हैं। P को हमने मान लिया 2, A स्क्वायर को मान लिया हमने 36, तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी? √36, दैट इज 6। ओके, तो अगर 2 36 को डिवाइड कर रहा है ना, ओके, देन P डिवाइड्स A ऑल्सो। मतलब कि 2 किसको और डिवाइड कर रहा होगा? 6 को। सच हो रहा है? ठीक है, ऐसे प्रैक्टिकली सोचने से आराम से टिप्स पर आ जाते हैं कंसेप्ट। प्रैक्टिकली सोचा करो, अपने आप आंसर्स आएंगे। तो थ्योरम है, इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P ऑल्सो डिवाइड्स A। ओके, ये समझ में आ जाना चाहिए था। नहीं आया हो तो फिर से एक बार रिवाइंड करके देख लीजिए, अपना प्रैक्टिकल भी थोड़ा सोच के देख लीजिए, अपने आप आ जाएगा। तो आ गया क्वेश्चन, प्रूव √2 टू बी इर्रेशनल। ऐसे क्वेश्चंस में जो ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, जैसे किसी नंबर को इर्रेशनल प्रूव करना हो, तो उसके लिए पहले सोच लो कि वो रैशनल है। ओके, अज्यूम कर लो कि वो रैशनल है, और ये एक बात एग्जामिनर को भी बता दो कि आपने अज्यूम कर लिया है। तो लेट अस अज्यूम √2 टू बी रैशनल। √2 के मैंने रैशनल मान लिया, तो उसके साथ थोड़ी कंडीशंस होती हैं रैशनल नंबर के लिए। देयरफॉर √2 इज इक्वल्स टू P बाय Q, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, P and Q are integers and P, Q are co-primes। ओके, co-primes मतलब दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। 1 के अलावा दोनों को कोई भी नंबर एक साथ डिवाइड नहीं करना चाहिए। जैसे 2 और 3 दोनों प्राइम्स हो गए मान लो, ठीक है। अब हम लेते हैं 15 एंड 16, ये तो को प्राइम्स हो गए, कॉम्पोजिट नंबर्स हैं, लेकिन 1 के अलावा इनका कोई फैक्टर ही नहीं है। ओके, तो P और Q को क्या होना चाहिए? को प्राइम्स। अब √2 इज इक्वल्स टू P बाई Q हमने माना है, तो इसको स्क्वायर कर देते हैं। तो क्या आएगा? 2 इज इक्वल्स टू P स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q स्क्वायर। इसको मार्क कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्या पता बाद में काम आ जाए। इक्वेशन नंबर 1, तो Q स्क्वायर को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है ट्वाइस ऑफ Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर। ओके, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। मार्क कर लिया। 10 P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, यहाँ से दिख रहा है। जैसे 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 6, तो 6 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है। ओके, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर, तो P स्क्वायर 2 से भी डिविजिबल है और Q स्क्वायर से भी डिविजिबल है। ओके, thus P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 एंड सो P इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। ये आ गई बात।
ये वाली, कि अगर p स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो p भी 2 से डिविजिबल होगा। ओके, कैसे होगा पूछेगा एग्जामिनर, कैसे? तो सामने लिखा है फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक्स। ओके, रीजन देना जरूरी है, हमने रीजन दे दिया। तो अब p 2 से डिविजिबल हो गया तो p को बोल दो 2c, c कुछ भी हो, c इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ c। लेकिन c कुछ भी हो उसके लिए कंडीशन है c एक इंटीजर होना चाहिए, c शुड बिलोंग टू इंटीजर ओनली, जो c है वो इंटीजर ही होना चाहिए। अब p इज इक्वल्स टू 2c आ गया। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। तो ट्वाइस ऑफ क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर था, p की वैल्यू है 2c, p का स्क्वायर करेंगे तो 2c का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, c का स्क्वायर c स्क्वायर, तो ट्वाइस ऑफ क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4c स्क्वायर। समझ आया? ओके, ठीक है। तो 2 से 4 को अगर हम डिवाइड करें तो 2 बचेगा, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। यहाँ पे भी कुछ बत्ती जली, फिर से ये वाली बात आई ना? ओके, तो यहाँ पर 10 क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 एंड सो क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। इससे हमने क्या बोला कि क्यू स्क्वायर 2 से डिविजिबल है। यहाँ पे देखिए क्यू स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, और इसी वजह से क्यू किससे डिविजिबल है? 2 से। क्यू स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो क्यू भी 2 से डिविजिबल होगा। किसने बोला? फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक्स, ये रहे। ठीक, तो q को हमने मान लिया ट्वाइस ऑफ d, जहां पर d भी एक इंटीजर है। ओके, तो अब देखा जाए अगर हम HCF लें p और q का, तो यहाँ पर आ रहा है 2, क्यों? 2c और 2d दोनों 2 से डिविजिबल हैं। बाकी आगे का हम कुछ नहीं बोल सकते अभी, लेकिन अभी दोनों 2 से डिविजिबल हैं। तो HCF क्या आया? 2, HCF क्या आ गया? 2। लेकिन यहाँ पर तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गई, हमने तो माना था इसे को प्राइम, जिसकी वजह से इसका HCF क्या आना था? 1, लेकिन HCF आया क्या? 2 आया। तो ये बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आर फैक्ट दैट P, Q आर को प्राइम्स, मतलब P और Q को प्राइम्स थे, ऐसा हमने सोचा था। ये तो बात गलत निकली है ना, गलत बात निकली। इस वजह से हमारा assumption जो था वो रॉन्ग था, hence our assumption was wrong, thus root 2 is irrational। हमारा assumption wrong था, हमने माना था कि root 2 रैशनल होगा, जिसकी वजह से P और Q को को-प्राइम होना चाहिए, लेकिन P और Q को-प्राइम नहीं थे तो root 2 भी रैशनल नहीं होगा। root 2 भी क्या है? irrational, hence proved। तो अगर एग्जाम्स में आ जाए, वैसे आ ही जाते हैं, prove root 2 to be irrational, prove root 5 to be irrational। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए ये सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए। पहले तो उनको बताइए कि हमने अज्यूम कर लिया, हमने आपको सही मान लिया कि ठीक है वो रैशनल है, लेकिन उसके बाद मेरी बात जब गलत निकली तो वो इर्रेशनल हो जाएगा। पहले अज्यूम करो, फिर अपनी ये बात को गलत साबित कर दो, लास्ट में डाल दो हेंस प्रूव्ड। एग्जामिनर को लगे, झटका लगना चाहिए एग्जामिनर को, कर लिया। हेंस प्रूव्ड लिखना वैसे तो जरूरी नहीं है, लेकिन अगर लिखोगे तो अच्छा रहेगा। ओके, तो आज की वीडियो आज यहीं तक ही। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन से आप अपडेटेड रहें। वीडियोस डालता रहूँगा आगे भी। ओके, हैव अ नाइस डे।